In today's lecture, I will start the first stage of cell cycle, which we call interphase. In earlier video, I already discussed that cell cycle consists of two stages. The first stage is called interphase, and the second stage is called division phase. We already defined the cell cycle, the series of events that take place in eukaryotic cell that finally lead to its replication is said to be cell cycle. तो वो कौन कौन से इवेंट्स जो सिल में हो रहे हैं, तो फिर इन इवेंट्स के बिना पर आखिर में सिल जो है वो रिप्लिकेट हो जाता है, एक सिल से दो सिल बनते हैं, तो वो सारी इवेंट्स जो है उनको हम इंटरफेज में पढ़ेंगे. सो नाउ आई विल स्टार्ट इंटरफेज. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सिल साइकिल. सिल साइकिल में सिल जिस स्टेज पर बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेज. सिल साइकिल में सिल ज्यादातर जो टाइम स्पेंड करता है तो वो इंटरफेज में स्पेंड करता है. इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन. जब सेल का एक डिवीजन जो है वो खत्म हो जाता है और दूसरा डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी बीच में जो टाइम है तो उस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेज. अगर यहाँ मैंने जो कंप्लीट सेल साइकिल को ड्रा किया है, अगर यह आप देखें तो हमारे साथ इस तरह इस सेल साइकिल में एक सेल जो है वो एंटर होता है. जब ये इस इंटरफेज से गुजरता है, इंटरफेज में ये G1 फेज से गुजरता है, फिर S फेज से गुजरता है और फिर फाइनली G2 फेज में आता है, तो यह हमारे साथ इंटरफेज खत्म हो जाता है. तो जब यहाँ इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर एम पेज स्टार्ट हो जाता है. सेल का डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको या हम एम पेज कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव पेज कहते हैं या इसको हम डिवीजन पेज कहते हैं. तो यहाँ से उसका डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. प्रोपेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है और फाइनली साइटोकाइनेसिस, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होता है और आखिर में एक सेल से दो सेल जो है वो बन जाते हैं. तो अगर आप देखें, जब एक सेल एक डिवीजन स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पर इसका डिवीजन जो है वो खत्म हो जाता है, तो जिस पॉइंट पर इस सेल का डिवीजन खत्म हो जाता है तो इस पॉइंट पर एक सेल से दो सेल बनते हैं और जिस पॉइंट पर ये सेल डिवीजन हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है तो इनकी बीच में हमारे पास जो ये टाइम है जो ये स्पेंड करता है, तो इस एरिया को हम कहते हैं इंटरफेस. इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेस. तो ये इंटरफेस की हमारे साथ एक ब्रीफली डिफिनेशन थी कि हमारे पास एक डिवीजन जब सेल कंप्लीट करता है और दूसरा डिवीजन स्टार्ट होने तक जितना टाइम जो है, तो इस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेस. इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट. इंटरफेज में न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो खत्म नहीं होता. सेल जो है वो अपनी जगह पर होता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म नहीं होता. द क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर. और क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर. हमने बताया था कि ये सेल है और इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, तो सबसे पहले वो क्रोमोसोम इस तरह थ्रेड फाइबर की फॉर्म में होते हैं. तो इंटरफेज में भी ये क्रोमोसोम जो है ये इस तरह थ्रेड लाइक पतले जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन. तो इंटरफेज में इसमें वो कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं होती, इससे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया होता है वो नहीं बनता, लेकिन ये इसी तरह थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं और इससे क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बनता. तो इंटरफेज में तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो भी खत्म नहीं होता और क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर है उसमें कंडेंसेशन भी स्टार्ट नहीं होती, वो थ्रेड लाइक शक्ल में होते हैं. इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ थ्री सब फेसेस. इंटरफेस जो है ये मजीद थ्री सब फेसेस पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले को हम कहते हैं G1 फेस, दूसरे को हम कहते हैं S फेस और तीसरे को हम कहते हैं G2 फेस. सो इन टुडे वीडियो आई विल कवर द G1 फेस. अब हम आते हैं G1 फेज पर. G1 फेज में इस G का मतलब है गैप.
गैप हम कहते हैं वक्फे को। इसको क्यों हम जीवन फेज कहते हैं, तो इसका रीजन ये है, जितनी भी हमारे पास गैप फेजेस होते हैं तो उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो जीवन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं एस फेज। तो एस फेज में जो एक्टिविटी होती है तो सेल अपने आप को जीवन फेज में उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो इस एस फेज में हमारे साथ कौन सी एक्टिविटी होती है? हाँ, जब हम स्पेस को पढ़ेंगे तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेन जो एक्टिविटी स्पेस में होती है तो वो होती है डीएनए रिप्लिकेशन। हमारे साथ जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है तो वो डीएनए जो है वो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, उसमें रिप्लिकेशन होती है। एक डीएनए जो है वो दो डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर फिर दो डीएनए होते हैं, उनमें रिप्लिकेशन होती है, उसमें डिवीजन होती है, तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। तो इस डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ये सेल जो प्रिपरेशन करती है, अपने आप को तैयार करती है, तो वो हमारे साथ जीवन फेज में तैयार करती है। जीवन फेज में वो एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी की बिना पर सेल इस काबिल हो जाता है कि वो अगले जो एस फेज है वो डीएनए की रिप्लिकेशन को परफॉर्म कर सके। तो डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो जीवन फेज में होती है। तो वो उन सारे इवेंट्स को हम अब पढ़ेंगे कि जीवन फेज में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं जिसकी बिना पर आने वाला जो नेक्स्ट फेज है जिसको हम एस फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं, कि उसमें डीएनए रिप्लिकेशन हो। डीएनए रिप्लिकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है फिर हम उनको 12th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा हम उसको टच देंगे। कौन कौन सी इवेंट्स जो है वो हमारे साथ जीवन फेज में होते हैं जिनकी बिना पर नेक्स्ट फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म हो सके। तो सबसे पहले हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों इंक्रीज होती है? हमारे साथ जितनी भी इंजाइम्स है, इंजाइम्स का काम होता है कि अगर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस हो बॉडी में, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो, जितनी भी प्रोसेसेस हो, तो ये इनको स्पीड अप करते हैं, ये इंजाइम का काम है। तो जितना भी हमारे साथ बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके लिए इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ये इंजाइम जो है ये बेसिकली क्या है? हमारे साथ प्रोटीन है। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए हमारे साथ जितनी भी इंजाइम रिक्वायर्ड है तो यह जीवन फेज में उसकी फॉर्मेशन होती है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए हमारे साथ कौन कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड है? उसमें हमारे पास है डीएनए लाइगेज, इसी तरह डीएनए प्राइमेज, इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज, इसी तरह डीएनए हेलिकेज, और जो लास्ट एंजाइम है वो हमारे साथ है टोपो आइसोमरेज। तो ये सारी जो इंजाइम है, तो इंजाइम बेसिकली प्रोटीन है। तो इस स्टेज में प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है, प्रोटीन बनना जो है वो इंक्रीज होता है, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है ताकि उनसे हमारे साथ इंजाइम बने। और ये जो हमारे साथ 5 टाइप ऑफ इंजाइम है तो ये डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है ताकि डीएनए के रिप्लिकेशन हमारे साथ हो जाए। आरएनए सिंथेसिस इंक्रीजेस, आरएनए का जो सिंथेसिस है वो भी इंक्रीज होता है। अब आरएनए का सिंथेसिस क्यों इंक्रीज होता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए रिक्वायर्ड है। जब हमारे पास आरएनए होगा तो तब भी हमारे साथ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस भी हम 12th क्लास में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह होती है। लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस 2 प्रोसेस पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इन दोनों प्रोसेस में हमारे साथ आरएनए रिक्वायर्ड है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो ये 2 प्रोसेसेस होते हैं तो इनके लिए आरएनए 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इनके लिए रिक्वायर्ड है। एक हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए, दूसरा हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा हमारे साथ है मैसेंजर आरएनए। तो जब ये
तीनों आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो तब ही हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और उन्हीं प्रोटीन सिंथेसिस के बिना पर हमारे साथ एंजाइम बनेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और अगर हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस हो रहा है तो क्या इन दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी कि नहीं? बिल्कुल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज, और सेल जो एटीपी को जनरेट करता है तो ये एटीपी जो है ये एज एनर्जी सोर्स सेल के लिए यूज होती है। सेल एटीपी को एज अ एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करता है। और हमने बताया था कि एटीपी की सिंथेसिस हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का ऑर्गेनील है उनका तादाद भी इंक्रीज होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस को राइबोसोम परफॉर्म करती है तो उनकी नंबर भी हमारे साथ इंक्रीज होगी। तो इन सारे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो वो हमारे साथ एटीपी प्रोवाइड करेगी। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एस फेज सिंथेसिस, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेज में ये एस फेज आ रहा है तो इसके लिए इसके अलावा जितनी भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है तो सारी रॉ मटेरियल जो है वो इस G1 फेज में हमारे साथ इंक्रीज होंगे। अगर आपको तो शायद पता नहीं होगा लेकिन डीएनए जो है वो कंसिस्ट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट पर, और डीएनए की उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं बेस पेयर्स। वो बेस पेयर्स हमारे साथ है एडेनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन। तो डीएनए की फॉर्मेशन के लिए ये जो बेस पेयर है ये स्मॉल यूनिट है ये आपस में कंबाइन होते हैं और डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी बेस पेयर जो है ये भी G1 फेज में सिंथेसिस होते हैं, इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। अगर सेल में इतना सारा कुछ होता है कि उसमें प्रोटीन भी बनते हैं, उसमें आरएनए भी बनते हैं, और उसमें जितनी भी हमारे साथ एटीपी है उनकी प्रोडक्शन भी होती है, और रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तो वो भी बन रहे हैं, तो क्या इस सेल का साइज इंक्रीज होगा कि नहीं? सेल जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ करेगा और अपनी साइज में बढ़ेगा। साइज ऑफ द सेल इंक्रीज, तो G1 फेज में सेल जो है उसकी साइज भी हमारे साथ इंक्रीज होगी। लॉन्गेस्ट सब पेज ऑफ इंटरपेज, इंटरपेज में जो सबसे लॉन्ग पेज है तो वो हमारे पास है G1 पेज। अगर आप देखें तो G2 और S पेज की बनिस्बत अगर आप G1 का एरिया देखें तो ये मैंने लार्ज ड्रा किया है। इसका मतलब ये है कि G1 में सेल जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत S पेज के और G2 पेज के। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द G1 पेज। इसका मतलब है गैप, गैप का मतलब है एक वक्फा, कि यह हमारे पास एक वक्फा आया और इस वक्फे में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप में चेंजेस लाए, इसमें कुछ इवेंट्स हुए और उस इवेंट्स की बिना पर सेल ने अपने आप को नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर किया। वो नेक्स्ट फेज हमारे पास है सिंथेटिक फेज, और उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो रही है तो वो हमारे पास है डीएनए रिप्लिकेशन। तो सेल ने इतने सारे काम किए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जितने भी मटेरियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड थे तो उनकी फॉर्मेशन की। तो इस फेज में फिर हमारे साथ क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट phase of interphase which we call S phase and G2 phase. So you can take a screenshot.